नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम जो कक्षा 11th का अध्याय नंबर 4 है उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं और पहले वीडियो में हमने वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार के आधार पढ़े और आधार के आधार पर जो जंतु जगत है इसको हमने दो भागों में बांटा, नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा। और नॉन कोर्डेटा के अंदर है वो 10 संघ रखे गए थे, जिसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा, ये हमने संघ उसमें नोट किए थे। अब हम ये जितने भी संघ हैं इसमें प्रत्येक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा। कौन सा संघ? पोरीफेरा। पोरीफेरा है वो पोरस से बना है और पोरस को हिंदी में कहते हैं छिद्र। तो इसमें छिद्र वाले प्राणी आते हैं। पोरीफेरा के अंदर समस्त है वो छिद्र वाले प्राणी आते हैं। अब इसमें जो छोटे छिद्र होते हैं इनको ऑस्टिया कहा जाता है और ऑस्टिया के बाद में बीच में स्पंज गुहा पाई जाती है। स्पंज गुहा के अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं कोएनोसाइट या कोलक कोशिकाएं पाई जाती है और स्पंज गुहा बाद में बड़े छिद्र ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलती है। अब इस तरह से ये ऑस्टिया, स्पंज गुहा, ऑस्कुलम ये सभी मिलकर जल परिवहन तंत्र और नाल तंत्र क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और इन्हीं के द्वारा इन जीवों के अंदर पोषण, श्वसन, उत्सर्जन का कार्य भी संपन्न होता है। पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं ये लवणीय मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं, असमित होते हैं, किसी भी प्रकार की सिम्बियोटिक नहीं पाई जाती है, आद्य प्रकार के होते हैं। नॉन कोर्डेटा की बात की, जंतु जगत की बात की, जंतु जगत में हम कोर्डेटा से पहले नॉन कोर्डेटा की बात करते हैं। नॉन कोर्डेटा के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पोरीफेरा। तो ये आद्य प्रिमिटिव प्रकार के जंतु है और बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय तो हमने प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटोजोआ संघ था उसमें पढ़े। अब यहाँ पर हम मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव है वो इसमें रखते हैं। शरीर संगठन कोशिकीय प्रकार का होता है, बिखरी हुई कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखिए इनका जो कंकाल होता है ये कंटिकाओं से बना होता है या स्पंजिन तंतु पाए जाते हैं। इनमें नर और मादा पृथक नहीं होते हैं, एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं। जब ये एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मकों का निर्माण एक ही जंतु के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण भी एक ही जंतु के अंदर होता है। और इनमें जब अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। जबकि जो लैंगिक जनन है वो युग्मक निर्माण के द्वारा होता है। नर युग्म का निर्माण होगा, मादा युग्म का निर्माण होगा और क्या होगा? निषेचन होगा और निषेचन है वो आंतरिक होता है, जीवों के शरीर के अंदर होता है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। देखो परिवर्तन, जीवों का परिवर्तन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब है जो निषेचन क्रिया हुई, जाइगोट का निर्माण हुआ और उससे सीधा है वो उस जीव का निर्माण होता है, तो प्रत्यक्ष। लेकिन कभी कभार जैसे मान लो मेंढक आदि में क्या होता है, जो वयस्क या नए जीव का निर्माण होगा उससे पहले बीच में लार्वा अवस्था बनती है। यदि लार्वा अवस्था बढ़ती है तो परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का है, लार्वा अवस्था नहीं बनती है तो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। तो इनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इसका मतलब लार्वा पाया जाता है। उदाहरण साइकोन, स्पंज, यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला, ये पोरीफेरा के उदाहरण है। अब बात करते हैं संघ सिलेंट्रेटा। दूसरा संघ है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा देखिए सिलेंट्रेटा जो संघ है इसमें निडल शेप सेल पाई जाती है। निडल समान सुई के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हों निडोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट कहा जाता है। इसी को दंश कोशिका कहा जाता है। और ये जो दंश कोशिकाएं होती है ये इनमें स्थिरक, रक्षा और शिकार के काम आती है या इस कार्य के लिए इसका उपयोग होता है। क्योंकि इसमें निडल शेप कोशिकाएं पाई जाती है इस वजह से इसका दूसरा नाम है निडेरिया। इसे सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है। अब परीक्षा में सवाल है जैसे निडेरिया क्यों कहा जाता है, तो निडेरिया कहने का क्या रीजन है कि इस संघ के जो जीव होते हैं उनमें निडल शेप की कोशिकाएं पाई जाती है, इस कारण इसे निडेरिया भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा की जो समिति होती है वो अरीय समिति होती है। ये कॉमन चीज़ें हमने पहले उदाहरण जब दिए थे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं तब इसमें ये सब चीज़ें आ रही है। तो इसमें अरीय समिति पाई जाती है।
अब संगठन उत्तक स्तर का रहेगा। इससे पहले हमने बात की थी पोरीफेरा, तो पोरीफेरा के अंदर जो संगठन है वो कोशिकीय स्तर का था और समिति कैसी थी, उसमें असमित था। लेकिन यहाँ पर अरीय समित और उत्तक स्तर का संगठन, मतलब जीवों का विकास हो रहा है। पोरीफेरा से विकसित सीलेंट्रेटा, आगे से आगे हम जैसे बात करेंगे वैसे वैसे विकसित जीव आएंगे। उत्तक स्तर का संगठन, अब इनमें केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। और आकार की यदि बात करते हैं तो आकार इसके दो रूप होते हैं, एक होता है पॉलिप, दूसरा है मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप का उदाहरण है हाइड्रा और मेडुसा का उदाहरण है ओरिलिया या जेलीफिश। अब इसमें क्या अंतर है, पॉलिप है वो स्थावर होती है, बेलनाकार होते हैं और स्थावर होते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। इनका जो आकार है वो छतरी के आकार का होता है, छतरी होती है, छतरी के आकार के होते हैं और मुक्त प्लावी होते हैं। अब इनमें ये जो पॉलिप है ये अलैंगिक जनन करके मेडुसा बदल जाती है और मेडुसा है वो लैंगिक जनन करके पॉलिप में बदल जाता है। और इस तरह से इनमें क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है। पीढ़ी एकांतरण मतलब पॉलिप किस में बदलेंगे, मेडुसा में, कौन सी क्रिया के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा। और मेडुसा है वो लैंगिक जनन को किस में बदलेंगे, पॉलिप में बदल जाते हैं। यदि ऐसे कोई जंतु जिसमें दोनों अवस्थाएं पाई जाती है तो उनमें पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है। और पीढ़ी एकांतरण का उदाहरण क्या है, ओबेलिया। और इसके जो उदाहरण है फाइसेलिया। अब इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके उदाहरणों के आगे जो उपनाम लिखे हुए वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फाइसेलिया जिसको पुर्तगाली युद्ध मानव कहा जाता है, एडमसिया समुद्री एनिमोन कहा जाता है, सी एनिमोन। पेनेट्यूला ये समुद्री पंखा इसको कहा जाता है, समुद्री पिच या समुद्री पंखा कहा जाता है। गोर्गोनिया ये समुद्री व्यंजन कहलाता है। और मैंडरीना इसको ब्रेन कोरल कहा जाता है। तो इस तरह से इसके उदाहरण है वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस सीलेंट्रेटा के अंदर जो दंश कोशिकाएं जो कि निडर शेप होती है ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बात करते हैं अगला जो संघ है वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा देखिए, पहले हमने बात की पोरीफेरा, नंबर 2 सीलेंट्रेटा और नंबर 3 पर बात कर रहे हैं टीनोफोरा। देखिए टीनोफोरा जो संघ है, इस संघ के जंतु केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं, केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं समुद्री का मतलब लवणीय जल में पाए जाते हैं। तो सीलेंट्रेटा और ये दो ऐसे संघ है जिनके जो जीव है या सदस्य है वो समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। टीनोफोरा जो है इसको समुद्री अखरोट भी कहा जाता है या कंकाल जेली भी कहा जाता है। समिति कैसी होती है, अरीय होती है। ये द्विकोरकी होते हैं। हमने संगठन के समय बात की थी, जीव द्विकोरकी या त्रिकोरकी होते हैं। द्विकोरकी का मतलब 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, त्रिकोरकी का मतलब 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। तो द्विकोरकी का मतलब यहाँ पर 2 जनन स्तर पाए जाते हैं। अब 2 जनन स्तर कौन कौन से होंगे, एक तो है एंडो, दूसरा है एक्टो। एंडोडर्म और एक्टोडर्म 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, इस वजह से इनको द्विकोरकी कहा जाता है। संगठन की बात करेंगे तो इनमें उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है। और स्पेशल इनका एक और लक्षण है कि इनमें 8 बाह्य पक्षमा भी कंकत पट्टियां पाई जाती है और ये क्या करेगी, चलन में सहायता करती है, गति करवाती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लक्षण है इस संघ का वो है जीव संदीप्ति। ये जीव क्या करते हैं, जुगनू की तरह लाइट उत्पन्न करते हैं, संदीप्ति उत्पन्न करते हैं। तो जैव संदीप्ति का गुण पाया जाता है। और ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ, उभय का मतलब 2, लिंगी का मतलब दोनों लिंग है वो एक ही जंतु में पाए जाते हैं, इसलिए इनको उभयलिंगी कहा जाता है। तो ये उभयलिंगी होते हैं मतलब नर और मादा एक ही जीव के अंदर होते हैं। एक इनमें जनन है वो केवल लैंगिक होता है, जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन इनमें बाह्य होता है और परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन लार्वा का निर्माण नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जैव संदीप्ति है और जनन केवल लैंगिक होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है लेकिन लार्वा का निर्माण नहीं होता है। और इसका उदाहरण है टीनोफोरा से ही
टिनोप्लाना, इसका उदाहरण है टिनोप्लाना। और दूसरा है प्लूरोब्रैंकिया, टिनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया, ये किसके उदाहरण हैं? टिनोफोरा के उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज इसको चपटे कृमि कहा जाता है और इसको हुक कृमि भी कहा जाता है, हुकवर्म भी कहा जाता है। देखो चपटे कृमि क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संघ के जो जंतु होते हैं वो चपटे होते हैं, इसलिए इनको चपटे कृमि कहा जाता है। हुक, इनका जो अग्रभाग होता है, मुख वाला जो भाग होता है, जिसको स्कोलेक्स कहा जाता है, उसके ऊपर हुक नुमा संरचनाएं पाई जाती है, ताकि ये क्या करते हैं, किसी परपोषी के शरीर की जो आंत होती है उसमें ऐसे हुक के द्वारा ये स्थिर रहते हैं, तो इसलिए इनको हुक कृमि कहा जाता है। हम जो बात कर रहे हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज, ये जो दो संघ है, दोनों के अंदर है वो कृमि के बारे में हम पढ़ते हैं। जितने भी कृमि हैं वो इन दो संघ के अंदर रखे गए हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज। इसमें चपटे कृमि या हुक कृमि आते हैं और इसके अंदर है वो गोल कृमि आते हैं। तो जितने भी कृमि हैं ये इस दो संघ के अंदर रखे गए हैं। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज के बारे में बात करें तो ये मनुष्य या अन्य प्राणियों में परजीवी के रूप में रहते हैं और ये भी मनुष्य या अन्य प्राणियों के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। अब ये परजीवी के रूप में रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ये कोई न कोई रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये रोग कारक होते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, करेंगे बात। बाकी ये द्विपार्श्व सममित है, तो ये भी द्विपार्श्व सममित है। ये त्रिकोर की है, ये भी त्रिकोर की है। इनमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है और इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। जो चीज थोड़ी भिन्न है वहीं पर आपको फोकस करना है। प्लेटिहेल्मिन्थीज में अंग स्तर का संगठन पाया जाता है, जबकि एस्केहेल्मिन्थीज में अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है कि प्लेटिहेल्मिन्थीज है वो अप्रगुह्य होते हैं, देह गुहा नहीं पाई जाती, लेकिन एस्केहेल्मिन्थीज है वो कूट प्रगुह्य होते हैं, स्यूडोसिलोमेट, मतलब इनमें तो प्रगुहा नहीं पाई जाती है, बात क्लियर। जो एस्केहेल्मिन्थीज है इनमें भी देह गुहा या प्रगुहा नहीं पाई जाती है, लेकिन हमें आभास होता है, उसको हम कहते हैं कूट प्रगुहा या आभासी देह गुहा पाई जाती है। होती नहीं है लेकिन हमें लगती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लक्षण ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है जो इंपॉर्टेंट काम उत्सर्जन का कार्य करती है और उसी के साथ में परासरण नियमन का कार्य करती है। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि जो एस्केहेल्मिन्थीज है उसमें उत्सर्जन का कार्य उत्सर्जन रंध्र द्वारा किया जाता है, ये इसमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि इसमें उत्सर्जन है वो उत्सर्जन रंध्र के द्वारा किया जाता है। और देखिए इसमें तो अंग पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर अंग तंत्र पाए जाते हैं। पहली बार अंग तंत्र है वो एस्केहेल्मिन्थीज जो संघ है इन जीवों में देखने को मिलता है। तो इससे पहले वाले जितने भी हमने संघ पढ़े उनमें अंग तंत्र नहीं था, पहली बार अंग तंत्र है वो एस्केहेल्मिन्थीज जीवों के अंदर हमें मिला है। तो यहाँ पर अंग तंत्रों की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले जैसे मान लो पाचन तंत्र की बात करें तो इनमें आहार नाल पूर्ण होती है, सर्वप्रथम आहार नाल की बात हुई है, इससे पहले कहीं आहार नाल के बारे में बात नहीं हुई है। तो आहार नाल पूर्ण और सुविकसित ग्रसनी इसमें पाई जाती है। और देखिए ये उभयलिंगी है और ये उभयलिंगी नहीं है, नर मादा अलग अलग है। जो अंतर है इसलिए मैंने दोनों कृमि एक साथ लिए हैं। ये उभयलिंगी है मतलब नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं, जबकि ये अलग अलग होते हैं। इसके अलावा निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन इनमें भी आंतरिक होता है। और क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लार्वा अवस्थाएं बहुत अधिक पाई जाती है किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर। प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर लार्वा अवस्थाएं हैं वो एक से अधिक पाई जाती है या बहुत अधिक पाई जाती है, लेकिन इसमें लार्वा अवस्था का निर्माण नहीं होता। एस्केहेल्मिन्थीज में लार्वा नहीं पाया जाता, जो शिशु है वो बिल्कुल वयस्क के समान होता है। इसके अलावा ये जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है इसमें एक प्लेनेरिया पाया जाता है। प्लेनेरिया, इसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है।
पुनरुद्ध भवन। देखिए पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है कि यदि किसी जीव का कोई अंग कट जाए, नष्ट हो जाए, तो वह कुछ समय बाद पुनः आ जाना। जैसे मान लो छिपकली है, छिपकली की पूंछ यदि टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों के बाद पूंछ है वो दोबारा आ जाती है। इस तरह से अंगों का पुनः उद्भवन, अंगों का पुनः आ जाना पुनरुद्ध भवन कहलाता है। तो प्लेनेरिया के अंदर पुनरुद्ध भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। तो ये जो दो कृमि वाले संघ है, प्लेटी-हेल्मंथीज और एस्के-हेल्मंथीज, दोनों का हमें तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना है कि दोनों में अंतर क्या है। मैक्सिमम चीजें कॉमन हैं, अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। ये है अपरगुह्य जबकि ये है कूटपरगुह्य। इनमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है, इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है उत्सर्जन के लिए, इनमें उत्सर्जन रंध्र पाए जाते हैं उत्सर्जन के लिए। आहार नाल पूर्ण होती है, सुपरिवर्तित ग्रसनी पाई जाती है, पहली बार ग्रसनी है वो यहां मिल रही है, जिसमें नर मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। यहां पर नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा अलग अलग है, यदि दोनों की पहचान करनी पड़े तो कैसे करेंगे। मादा नर से बड़ी होगी, मादा बड़ी होगी, नर छोटा होगा, निषेचन दोनों में आंतरिक होगा। इसमें जो परिवर्तन, अब देखो लार्वा अवस्था मिल रही है, इसमें लार्वा अवस्था है, इसका मतलब परिवर्तन है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का है, इसलिए इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो प्लेटी-हेल्मंथीज के अंदर लार्वा अवस्थाएं बहुत अधिक होती है, जबकि इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, और जो शिशु होता है वो वयस्क के समान होता है, बीच में कोई अवस्था का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए, अब ये जो कृमि है प्लेटी-हेल्मंथीज, एस्के-हेल्मंथीज, कृमि का निवारण करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कूलों के अंदर हर साल 15 अक्टूबर को कृमि निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, कृमि निवारण डे के रूप में मनाया जाता है। मेरे बताने का मतलब ये है कि इस दिन कृमियों का नाश करने के लिए एक टैबलेट दी जाती है, उसका नाम है एल्बेंडाजोल टैबलेट। टैबलेट का नाम क्या है, एल्बेंडाजोल टैबलेट। अब देखिए एल्बेंडाजोल टैबलेट है वो कृमि का निवारण, कृमियों को मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए दी जाती है 15 अक्टूबर को। इसी दिन कृमि का निवारण, और इसको है वो विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। अब देखिए इसके उदाहरण, प्लेटी-हेल्मंथीज के उदाहरण है टीनिया, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है टीनिया सोलियम। इसका जो शरीर होता है, ये जो टेप होता है, टेप फीता, फीते के समान होता है, इसलिए इसको फीता कृमि कहा जाता है या टेप वर्म कहा जाता है। प्लेनेरिया, जो अद्भुत क्षमता पाई जाती है पुनरुद्ध भवन की, प्लेनेरिया, और दूसरा है फेसियोला, ये इसके उदाहरण है। ज्यादा उदाहरण याद नहीं रहे तो कम से कम एक संघ का एक उदाहरण तो आपको याद रखना ही होगा। प्लेटी-हेल्मंथीज टीनिया, एस्के-हेल्मंथीज एस्केरिस, टीनोफोरा टीनोप्लाना, सिलेंटेटा हाइड्रा, पोरीफेरा स्पंज। इस तरह से एक एक उदाहरण तो आपको याद रखने ही है। अब ये संघ के एक एक उदाहरण प्लस संघ के एक या दो जो विशिष्ट लक्षण हैं वो भी आपको याद रखने हैं। यदि इतना काम आप कर लेते हैं तो आपके 11th में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यदि एस्के-हेल्मंथीज की बात करें तो एस्के-हेल्मंथीज में एस्केरिस सबसे अच्छा उदाहरण है, एस्केरिस। अब ये एस्केरिस जो है ये बेलनाकार होते हैं, गोलाकार होता है, इसलिए इसको गोल कृमि कहा जाता है, गोल कृमि, राउंड वर्म इनको कहा जाता है। एस्केरिस है, एस्केरिस हमारे शरीर के अंदर एस्केरियोसिस रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग, एस्केरियोसिस रोग उत्पन्न करता है। वुचेरेरिया, वुचेरेरिया है वो उसको फाइलेरिया कृमि भी कहा जाता है, और यह है वो फाइलेरियोसिस रोग उत्पन्न करता है। फाइलेरियोसिस को हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। एनसाइक्लोस्टोमा, तो ये जितने भी कृमि हैं ये हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह से हमने प्लेटी-हेल्मंथीज और एस्के-हेल्मंथीज दो जो संघ है जिनमें कृमियों को रखा गया है उनके बारे में डिस्कस किया। बात करते हैं एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा सूक्ष्म वलय पाई जाती है, एनेलिडा के अंदर है वो सूक्ष्म वलय पाई जाती है, और सूक्ष्म जो वलय होती है उसको एनुलस कहा जाता है, और इस एनुलस के कारण ही इस संघ का नाम है वो एनेलिडा रखा गया है। देखिए
एनेलिडा संघ के जो जंतु है वो जलीय हो सकते हैं, स्थलीय भी होते हैं, मतलब जल में पाए जाते हैं, कुछ है वो स्थल पर भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं और परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। अब देखो जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ वैसे वैसे इनका आवास भी थोड़ा विस्तृत होता चला गया। अब इनके स्पेशल कैरेक्टर, अब अंग तंत्र स्तर की तो शुरुआत हो चुकी, आगे वाले सभी में अंग तंत्र स्तर पाया जाएगा। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकेंड्रोमेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा सभी के अंदर अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाएगा। अब द्विपार्श्व संवित की शुरुआत हो चुकी है, तो आगे जितने भी संघ आएंगे सभी के अंदर द्विपार्श्व संवित समिति पाई जाएगी, त्रिकोर की और प्रगुह्य, और इसके बाद में वो खंडित या जो वास्तविक खंडी भवन है वो इसमें पाया जाता है। अब एनेलिडा के अंदर अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार पेशियां पाई जाती है जो किसमें सहायता करती है, चलन में सहायता करती है। इसमें जो नेरिस है, नेरिस के अंदर पार्श्वपाद या पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसका मतलब जो नेरिस है वो जलीय या जल में पाया जाता है, नेरिस है वो जल में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है एनेलिडा के अंदर कौन सा जो जंतु है वो जलीय है, नेरिस है। अब नेरिस के अंदर तैरने, पानी में पाया जाएगा तो उसको तैरना पड़ेगा, तो तैरने के लिए उसमें पैरापोडिया या पार्श्वपाद पाए जाते हैं। छोटे छोटे सवाल है और किसी भी लेवल पर किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम 11th की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट में नॉलेज, ये जो रिवीजन है, इस रिवीजन में आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ये उतने हल्के प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, बीएससी नर्सिंग, प्रयोगशाला सहायक, इन भर्तियों में पूछे जाने वाले सवाल है। क्योंकि हमने एनेलिडा के बारे में बात कर ली, परीक्षा में सवाल आ गया, उस एनेलिड जंतु का नाम लिखिए जो जल में पाया जाता है, नाम क्या जाएगा, नेरिस। चलो आपने ये याद कर लिया। फिर जल में पाया जाता है तो तैरने के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं, तो पार्श्वपाद या पैरापोडिया पाए जाते हैं। अब देखिए उत्सर्जन के लिए इनमें वृक्कक पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। उत्सर्जन के लिए वृक्कक पाए जाते हैं और वृक्कक को नेफ्रिडिया कहा जाता है। देखिए इससे पहले हमने बात की थी एस के एलमंथीज में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन रंध्र पाया जाता है। प्लेटी एलमंथीज में हमने बात की तो उसमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये जो ज्वाला कोशिकाएं हैं ये वृक्कक या नेफ्रिडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन का कार्य करेंगे। उत्सर्जन के साथ साथ ये परासरण नियमन का कार्य भी करेंगे। क्या कार्य करेंगे, परासरण नियमन का कार्य भी करते हैं। अब देखिए अब इनमें ये अंग तंत्र स्तर का संगठन शुरू हो गया। अब इसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं। अब तंत्रिका तंत्र इसमें पाया जाता है, एक जोड़ी गुच्छिकाएं पाई जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें ओनली पाचन तंत्र के बारे में बात की थी, लेकिन जो एनेलिडा है, अब एनेलिडा के अंदर पाचन तंत्र के अलावा दूसरे जो तंत्र है उनका भी निर्माण शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र है उसमें ये एक जोड़ी गुच्छिकाएं पाई जाती है, गैंग्लियन पाई जाती है। अब नेरिस जलीय है और ये एक लिंगी होता है। नेरिस है वो जलीय है, वो एक लिंगी। अब देखो एक लिंगी का मतलब क्या है, नर और मादा अलग अलग है। एक लिंगी का मतलब एक जंतु में एक लिंग पाया जाता है। नर है तो उसमें नर लैंगिक अंग पाया जाएगा, मादा है तो उसमें मादा लैंगिक अंग पाए जाते हैं। तो ये एक लिंगी है। और केंचुआ और जोंक, ध्यान रखना, केंचुआ है वो द्विलिंगी होता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, द्विलिंगी जंतुओं के उदाहरण, तो केंचुआ। एक लिंगी नेरिस, नेरिस और केंचुआ दोनों आपको ध्यान रखने हैं। जनन इनमें है वो एनेलिडा के अंदर जनन है वो लैंगिक प्रकार का पाया जाता है। उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो एनेलिडा जो संघ है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केंचुआ। क्या उदाहरण है, केंचुआ। केंचुए के बारे में सवाल बन जाता है, केंचुए का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरेटिमा पोस्थुमा। ये वंश है और ये जाति है। तो पहली बार उदाहरण क्या है, केंचुआ। केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्थुमा, वंश फेरेटिमा, जाति पोस्थुमा। क्लियर है। अब जो केंचुआ है इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसानों का मित्र इसे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो केंचुआ होता है ये बिल बनाता है, जमीन को खोदता है, जमीन को पोली करता है, जिससे क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। अब उत्पादन अधिक होता है इसलिए इसको किसानों का मित्र
कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका उदाहरण है हिरुडिनेरिया, जिसको रक्त चूसक जौक कहा जाता है। बात करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में। तो इसके लिए देखो, आर्थ्रोपोडा जो संघ है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका 2/3 जीव है वो इस आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड होते हैं। पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव पाए जाते हैं, प्रत्येक 3 में से 2 जीव है वो इस संघ के हैं। इसमें सामान्यतः कीट आते हैं और आर्थ्रोपोडा है। आर्थो का मतलब होता है संधि, आर्थो है संधि, तो संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो जो आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा संघ है और संधि युक्त उपांग इसमें पाए जाते हैं। बाकी तो कॉमन चीजें आ जाती है, द्विपार्श्व समेत, त्रिकोर्की, प्रगुह्य, विखंडित, ये चीजें कॉमन हो गई। अब इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में बंटा हुआ होता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन से बना होता है। इससे पहले आपको याद हो तो हमने कवक के बारे में डिस्कस किया था। तो कवक की जो बाहर की कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण भी काइटिन के द्वारा होता है, इसका ध्यान रखना भी। और मैंने आपको कवक जो पढ़ाया था उस समय बोला था कि जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है उनका बाह्य कंकाल है वो काइटिन से बना होता है। अब इनमें देखो, अब धीरे धीरे अंग तंत्र विकसित हो रहे हैं। श्वसन अंग के रूप में क्लोम पाए जाते हैं, पुष्ट क्लोम पाए जाते हैं, पुष्ट फेफड़े पाए जाते हैं, श्वसनिकाएं पाई जाती है। मतलब अंग तंत्रों का धीरे धीरे विकास हो रहा है। परिसंचरण तंत्र का विकास हो रहा है। अब इसमें जो परिसंचरण तंत्र है वो खुले प्रकार का है। हमने पहले सबसे पहले बात की थी वर्गीकरण के आधार, उसमें बात की थी कि परिसंचरण तंत्र के आधार पे जो जीव है वो 2 प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। और बंद में क्या है? बंद में रुधिर वाहिनियों में बहता है, बाहर नहीं होता, खुला नहीं होता, इसलिए उसको बंद कहते हैं। अब यहाँ पर रुधिर वाहिनी नहीं होती है, रुधिर खुली अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको खुला परिसंचरण कहेंगे। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, संगिकाएं, नेत्र, संतुलन पुटी आदि पाए जाते हैं। उत्सर्जन के रूप में यहाँ पर और ज्यादा इंपॉर्टेंट संरचना मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती है। उत्सर्जन के रूप में मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती है। इससे पहले हमने बात की, इससे पहले हमने एनेलिडा जब पढ़ा था उस समय हमने बोला था कि उत्सर्जन के रूप में वहां पर क्या पाए जाते थे? वर्कक पाए जाते थे या नेफ्रिडिया पाए जाते थे। उससे पहले हमने एसके एल्बंथीज पढ़ा तो उसमें हमने ये बात की थी कि उसमें उत्सर्जन रंध्र पाया जाता है। उससे पहले हमने प्लेटी एल्बंथीज पढ़ा तो प्लेटी एल्बंथीज के अंदर फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचनाएं याद रखना। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो उत्सर्जन के रूप में मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती है। मेलपिगी नलिकाएं, देखिए ये नाम है वो एक वैज्ञानिक थे मोर्सेलो मेलपिगी, उन्होंने इसका नामकरण किया था, इसलिए उनके नाम से इसका नाम है वो मेलपिगी नलिकाएं रखा गया। अब ये जंतु है वो, ये जीव एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब एक जंतु में एक लिंग पाया जाएगा। अंड प्रजक होते हैं, परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है। अब इनमें जो कीट है इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। अब आते हैं इनके उदाहरण। यदि हम इनके उदाहरण की बात करें तो सर्वप्रथम आर्थिक महत्व वाले जंतु, और आर्थिक महत्व किसका है? कीटों का है। तो सबसे पहले मधुमक्खी। मधुमक्खी का हमारे दैनिक जीवन में भी बात करें तो बहुत अधिक आर्थिक महत्व होता है। मधुमक्खी, इसको एपिस कहा जाता है, कृत्रिम रूप से मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है इसको मधुमक्खी पालन कहा जाता है, एपीकल्चर कहते हैं। दूसरा रेशम कीट, बॉम्बिक्स कहा जाता है, कृत्रिम रूप से करते हैं रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर इसको कहा जाता है। लाख कीट जिसको लेसिफर कहा जाता है, लाख कीट का पालन भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो ये आर्थ्रोपोड कीट है ये रोग वाहक होते हैं, जैसे एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर जो क्या करेगा? प्लाज्मोडियम का वाहक है और हमारे शरीर के अंदर है वो कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसी तरह से
मादा एनोफिलीज के बाद में क्यूलेक्स मच्छर है, एडिस मच्छर है, ये हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रोग है उनके रोग वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा बिच्छू है, तितली, टिड्डी, मक्खी, केकड़ा आदि है, वो आर्थ्रोपोडा जो संघ है इस संघ के विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं। तो इस संघ में तो कई है, जैसे मान लो आपने मकड़ी याद रख लिया, तितली है, केकड़ा है, एक झींगा प्राण मछली भी होती है। तो ये सब जो उदाहरण है वो किसके हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के है। नेक्स्ट संघ की बात करते हैं मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का। देखिए मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का। अब मोलस्का संघ के जंतु है वो स्थलीय भी होते हैं, जलीय भी होते हैं, जल लवणीय और अलवणीय दोनों के अंदर पाए जाते हैं। द्विपार्श्व समित होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, परगुह्य होते हैं, अंग तंत्र इस तरह का संगठन पाया जाता है। ये कॉमन बातें हो गई। शरीर होता है कोमल, इसलिए तो ये मोलस्का है। शरीर कोमल होता है लेकिन इनके ऊपर एक कवच पाया जाता है जिसका निर्माण कैल्शियम से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शरीर कोमल होता है लेकिन शरीर जो कोमल है वो एक कैल्शियम युक्त कवच से ढका रहता है और कैल्शियम युक्त कवच है वो कठोर होता है। शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, पेशीयपाद और अंतरंग ककूद, 3 भाग होते हैं। नरम त्वचा ककूद के ऊपर एक प्रावार का निर्माण करती है। जो नरम त्वचा है ये ककूद है, इसके ऊपर चारों तरफ एक नरम त्वचा पाई जाती है जिसको प्रावार कहते हैं या मेंटल कहा जाता है। अब ये जो ककूद है और ये मेंटल या प्रावार, इसके बीच में क्या पाई जाती है? प्रावार गुहा पाई जाती है। जो ये ककूद है और ये प्रावार है, इनके बीच में प्रावार गुहा पाई जाती है, मेंटल कैविटी पाई जाती है। अब इस मेंटल कैविटी के अंदर क्लोम पाए जाते हैं, पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं और ये क्लोम है वो श्वसन उत्सर्जन का कार्य करते हैं या उसमें सहायता करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग आ रहा है, रेती जिह्वा। नाम क्या है? रेती जिह्वा, जिसे रेड्यूला कहा जाता है। रेती जिह्वा या रेड्यूला, ये मुख में पाया जाता है। घिसने वाला अंग होता है। जो भी भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण किया जाएगा उसको घिसेगा या पीसने का कार्य करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेती जिह्वा किस में पाया जाता है या कौन से जंतुओं में पाया जाता है? तो मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो मुख के अंदर पाया जाता है। रेती जिह्वा का दूसरा नाम है रेड्यूला और क्या काम करेगा? भोजन को पीसने का कार्य करेगा। ये जंतु एक लिंगी होते हैं, अंडप्रजक होते हैं, परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है तो इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। इस तरह से जो मोलस्का है, मोलस्का संघ का जो इंपॉर्टेंट जो लक्षण निकल के आता है वो तो ये है कि दूसरा सबसे बड़ा संघ है। एक तो बात ये, कैल्शियम युक्त कवच पाया जाता है और इनमें रेती जिह्वा या रेड्यूला पाया जाता है। बाकी जो चीजें हालांकि आपको पूरा ही पढ़ना है, लेकिन इसमें से हालांकि ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये भी शॉर्ट करके लिखा है। अब ये शॉर्ट का और शॉर्ट है कि आपको मोलस्का में ये 3 चीजें तो ध्यान में रखनी ही रखनी है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है, रेड्यूलर रेती जिह्वा पाया जाता है और कैल्शियम युक्त कवच पाया जाता है। ये 3 चीज तो आपको 101% याद रखनी है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो पाइला, जिसको घोंघा भी कहा जाता है। पिंक टाडा, बहुत इंपॉर्टेंट, पिंक टाडा जिससे मोती प्राप्त किया जाता है। पिंक टाडा जो मोलस्का के अंदर आता है, इससे मोती प्राप्त किया जाता है। सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस। देखो इतने उदाहरण लिखे हैं। अब इतने जो उदाहरण लिखे इसमें से भी ये इंपॉर्टेंट, पिंक टाडा क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इससे मोती प्राप्त किया जाता है, मोती या मुक्ता प्राप्त किया जाता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती है। ऑक्टो मतलब 8 भुजाएं होती है और बेताल मछली के रूप में दिखता है, इसलिए इसको बेताल मछली कहा जाता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट एप्लाइसिया, क्या नाम है? एप्लाइसिया, इसे समुद्री खरगोश भी कहा जाता है। तो ये जो उदाहरण है इसमें इंपॉर्टेंट पिंक टाडा, ऑक्टोपस और एप्लाइसिया। एप्लाइसिया को समुद्री खरगोश भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इसमें शूल युक्त शरीर वाले जीव आते हैं।
शरीर के ऊपर क्या कांटे पाए जाते हैं, सूल पाई जाती है। और ये जो कांटे होते हैं ये कैल्शियम से बने होते हैं, कैल्शियम युक्त इनका कंकाल पाया जाता है। समुद्रवासी होते हैं, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। इससे पहले हमने बात की थी सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये जो जंतु होते हैं ये भी ओनली मेराइन होते हैं या समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो ये समुद्रवासी होते हैं। अंग तंत्र इस तरह का संगठन है, त्रिकोरकी है, प्रगुई है, द्विपार समित, ये चीज़ें कॉमन हो गई। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो जीव होते हैं इनमें अरीय समिति पाई जाती है। जो सामान्य जीव होते हैं उनमें तो अरीय समिति पाई जाती है, लेकिन इनका जो लार्वा होगा उसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकाइनोडर्मेटा जो संघ है, ये जो जंतु है इनमें अरीय समिति पाई जाती है, लेकिन इनका जो लार्वा होगा वो द्विपार्श्व समित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट लेवल का सवाल है भाई, ये अच्छे से याद रखना। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, मुख अधर तल मलद्वार प्रसतह पर होता है, कोई ज्यादा वो नहीं है। एक इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इससे पहले हमने बात की थी पोरीफेरा के अंदर, क्या पढ़ा था हमने, पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर नाल तंत्र पाया जाता था। क्या पाया जाता था, नाल तंत्र पाया जाता था। ऑस्टिया, ओपरकुलम पढ़ा है, तो उसमें नाल तंत्र पाया जाता था और यहाँ पर जल संवहन तंत्र पाया जाता था। लगभग एक जैसे ही है, तो ये ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा के अंदर जल संवहन तंत्र पाया जाता है जो चलन में, भोजन पकड़ने में और शोषण में सहायता करता है। और याद रखना है उत्सर्जन तंत्र है वो स्पष्ट नहीं होता, उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता है। एक लिंगी होते हैं, लैंगिक जन होता है, निषेचन बाह्य होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष है, तो लार्वा का निर्माण भी होता है और लार्वा है वो मुक्त प्लावी होता है। अब उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण तारा मछली, जिसको क्या कहते हैं, स्टारफिश, स्टारफिश या तारा मछली, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आसानी से याद रह जाएगा। तारा मछली। इकाइनस, इकाइनस जिसे समुद्री अर्चिन कहा जाता है, एंटीडॉन जिसे समुद्री लिली कहा जाता है, और ओफियूरा जिसे भंगूर तारा कहा जाता है। इसके सभी उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इनके उपनाम इंपॉर्टेंट है। तारा मछली जो स्टारफिश कहते हैं, इकाइनस को समुद्री अर्चिन कहा जाता है, एंटीडॉन को समुद्री लिली कहा जाता है और ओफियूरा को भंगूर तारा कहा जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं नॉन कोर्डेटा जो है उसका लास्ट संघ हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा लास्ट 10वां संघ है। इसमें विशेष प्रकार के जीव आते हैं, कृमि के समान होते हैं, कृमि के समान होते हैं और समुद्र के जल में पाए जाते हैं, समुद्री जीव होते हैं। अंग तंत्र संगठन, द्विपार समेत, त्रिकोरकी, प्रगुग्य, ये चीजें कॉमन हो गई। बेलनाकार शरीर होता है, इनका शरीर बेलनाकार होता है। सुंड, कॉलर और वक्ष इन 3 भागों में बंटा हुआ होता है। परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। समुद्री जल में पाए जाते हैं तो इनमें क्लोम पाए जाते हैं। और इनसे इंपॉर्टेंट जो उत्सर्जी अंग है वो सुंड ग्रंथि पाई जाती है, उत्सर्जी अंग के रूप में सुंड ग्रंथि पाई जाती है। इससे पहले हमने बात की थी इकाइनोडर्मेटा, उसमें उत्सर्जी अंगों, स्पष्ट उत्सर्जी अंग नहीं थे, स्पष्ट उत्सर्जी अंगों का अभाव था। अब ये एक लिंगी है, निषेचन बाह्य है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष है तो लार्वा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लार्वा अवस्था का नाम क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लार्वा को क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है। हेमिकोर्डेटा जो संघ है उनमें जो लार्वा पाया जाता है उसको टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है। और इसके उदाहरण 2 उदाहरण हैं, बेलेनोग्लोसस और सेप्पोग्लोसस। तो इस तरह से हमने जो नॉन कोर्डेटा के 10 संघ है उसके बारे में डिस्कस किया। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और
हेमिकोर डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें से कई छोटे छोटे सवाल एग्जाम की दृष्टि से बढ़ेंगे आपके 11th के लिए, और कुछ एक सवाल आपके 12th बोर्ड के लिए भी काम आएंगे। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई छोटे छोटे सवाल बनते हैं, और विशेष तौर से बीएससी नर्सिंग, प्रयोगशाला सहायक और नीट के लिए यह मैटर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है उसको मैंने शॉर्ट करके बोर्ड के ऊपर रिवाइज करने का प्रयास किया है, और रिवीजन में फिर रिवीजन किया है। बोर्ड के ऊपर जितनी चीज़ें लिखी है उसमें से भी जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ये गोला करके बताने का प्रयास किया है। तो जितने भी हमने संघ पढ़े हैं, सभी संघों के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। पूरा का पूरा मान लक्षण याद नहीं रहे, जैसे मान लो हेमिकोर डेटा है तो ये तो ध्यान रखना है कर्मी के समान होते हैं, फिर ये बेलनाकार होते हैं, परिसंचरण बंद, और 3 भाग होते हैं, सुंड, कॉलर और वक्स। फिर ये जो उत्सर्जी अंग है सुंड ग्रंथि पाई जाती है, और जो लार्वा है उसको टोर्नेरिया कहा जाता है। और 1 या 2 उदाहरण तो आपको सबके याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात की पोरिफेरा, उदाहरण क्या है? साइकोन। दूसरा हमने पढ़ा सिलेंट्रेटा, जिसे नेडेरिया भी कहा जाता है, उसका उदाहरण क्या है? हाइड्रा। हमने 3 नंबर पढ़ा टीनोफोरा, टीनोफोरा का उदाहरण क्या है? टीनोप्लाना। उसके बाद हमने बात की प्लेटियलमंथीस, उसका उदाहरण टीनिया सोलिया। उसके बाद हमने बात की एस्केलमंथीस, तो एस्केलमंथीस उदाहरण क्या है? एस्केरिस। उसके बाद में एनेलिडा, तो एनेलिडा में केंचुआ। फिर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तो सबसे बड़ा संघ है, तो उसके कई उदाहरण हैं, मच्छर है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है, ये सब, मधुमक्खी है, रेशम कीट है, लाख कीट है, ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर है। उसके बाद में मोलस्का, तो ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, इसका उदाहरण क्या है? सीपिया। मोती प्राप्त करने के लिए पिंक टाडा, ये इसके उदाहरण है। फिर इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा शूलयुक्त प्राणी आते हैं इसमें, और अच्छा उदाहरण है तारा मछली, स्टारफिश। और सबसे अंत में हमने बात की है हेमिकोर डेटा, और इसका उदाहरण क्या है? बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। अब यदि मान लो आपको एक चीज याद हो जाती है बेलेनोग्लोसस, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों नाम एक जैसे है, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोरडेटा के बारे में बात करेंगे। तो आप अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से अभी चीज़ों को याद कर लेना, और मेरा मैं पूरा दे रहा हूँ, मैं 100% आपको ये जीव विज्ञान के पार्ट रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें मेन वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सके। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बीएससी नर्सिंग, नीट, लैब असिस्टेंट, सभी में काम आ सके, ऐसे मैं क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ। तो आप अधिक से अधिक खुद पढ़ें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको तुरंत उसका मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं आपके लिए जो कार्य कर रहा हूं, इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और बेहतर आपके लिए और ज़्यादा बेहतर काम कर सकूं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।